हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बीच बीच में हिंदी का भी क्लास लाना जरूरी है। और आज हम अध्याय जो 2 है बच्चों, पतंग, आलोक धनवा जी द्वारा जो लिखा गया है, इसके पहले हमने इसका जितना भी बच्चों पद्यांश था पूरा सारांश आपको समझाया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। 2026 को टारगेट में रखते हुए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट मिलेगा बच्चों, उसमें लिखा रहेगा हिंदी रहेगा और साथ में आपका इंग्लिश भी रहेगा। तो दोनों को एक ही प्लेलिस्ट में हम ऐड करते जाएंगे। 2026 के नाम से वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में जरूर जाना है और इसके पहले के लेक्चर जरूर देखना है। और हाँ, किसी बच्चे को लगता है कि सर हमें नोट्स लेने की आवश्यकता है, देखिए प्रॉपर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बच्चों आज लेकर आया हूं, चैप्टर 2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, यदि किसी बच्चे को प्रॉपर हिंदी का नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12th क्लास का एनसीईआरटी पैटर्न पर आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साथ में ग्रामर पोर्शन वगैरह सब कुछ मिलेगा। चलिए शुरू करें। तो आज का पहला क्वेश्चन भैया, यहां पे पहला एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा आज क्वेश्चन मैंने नहीं लाया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है कि सबसे तेज बौछारे गई भादों के बाद प्रकृति में, भादो गया भी, ठीक है ना, भादो गया है ना, या भादों के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करिए। यदि आप लोगों ने बच्चों, देखो मैं भी इसको ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदी का उत्तर कठिन नहीं होता है, बशर्ते उसका सारांश पता होना चाहिए। शब्द से अर्थ देखो, सबसे तेजे बौछारे गई, भादो गया। भादो का जो महीना है ना, वो हिंदू धर्म के कैलेंडर के आधार पर 5वां या 6ठा महीना है। ठीक है, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, भाद्रपद मतलब 6ठा महीना है, भादो उसी को बोलते हैं। और भादो अभी जो समय चल रहा है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ का सीजन चल रहा है, इसके बाद भादो आएगा। और आषाढ़ में ही अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये आषाढ़ का समय चल रहा है। और आषाढ़ में पानी का मतलब बारिश का शुरुआत हो चुका है, मौसम परिवर्तन हो रहा, आप डेली देख रहे हैं, है ना, इसी कारण वीडियो भी लेट हो जाता है, लाइट नहीं रहता है। और इसके बाद जैसे आएगा बच्चों, जब धान का सीजन आता है, धान की रोपाई होती है, तो भारी बारिश होता है, एकदम भारी बारिश। और भादों में भारी बारिश होता है, लेकिन भादों के बाद आपका एक ऋतु आता है, बारिश के बाद जैसे धान की रोपाई खत्म हो जाती है तो एक शरद ऋतु आती है जो हल्की सी ठंडी लहर लेकर आती है बच्चों। तो बोला यह है कि सबसे तेज बौछार गई, यानी एक ऐसा महीना जिसमें सबसे तेज बारिश होता है वो निकल चुका है, भादो गई। सबसे हिंदू धर्म के आधार पर जो 6ठा महीना है वो भी निकल चुका है, के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन आया है, अर्थात भादों के जाने से ही एक नया उमंग आ गया है, वो शरद ऋतु के रूप में आता है। शरद ऋतु जब आता है बच्चों तो बिल्कुल प्यार भरा उमंग लेकर आता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, परिवर्तन कवि ने अपना वर्णन क्या किया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको केवल और केवल भादों के जाने और शरद ऋतु के आने के बीच का वर्णन करना है। यानी जो मौसम होता है हिंदू धर्म के आधार पर, जो आपका 6ठा महीना है, इसके जाने से जो सबसे तेज बारिश वाला मौसम है वो चला गया है और शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। अब इसको आपको अपनी भाषा में लिखना है कि शरद ऋतु के आगमन से जो मौसम है बिल्कुल सुनहरा है ना, एकदम चमकीला रंग लेकर आता है। जिस तरीके से आप लोग यहां पर देखिए, खरगोश के आंख है ना लाल चमकीली दिखाई देती बच्चों, ऐसे ही शरद रूपी एक नया धूप निकलकर आ गया है ना। इसके कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम है ना महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण होता है, पतंगबाजी का भी माहौल बन जाता है। मतलब शरद ऋतु आता है तो सभी के मन में खुशियां आ जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में भी एक उत्साह होता है कि हम पतंगबाज करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में पतंग में आप सबको पता है कि पतंग के बारे में, बच्चों के बारे में भर भर के वर्णन किया है। पहले तो ये बताया गया है कि जैसे जैसे हमारा भादों का महीना बीतता है, शरद का आगमन होता है, तो एकदम मौसम भी बिल्कुल मुलायम कोमल है ना, एकदम सुनहरा है ना,
खरगोश के आंखों जैसे चमकीला एक नया सूरज का उदय हो चुका है और इसके उदय होने से सभी के मन में उत्साह जागृत हो गई है। बच्चों के मन में भी पतंग उड़ाने के लिए उत्साह जागृत हो जाता है। इस चीज का वर्णन किया है। तो आप लोग सिंपल भाषा में, अपने भाषा में इसको लिख सकते हो कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, है ना। इसमें कवि ने अपने उमंग के प्रकट चित्रण का वर्णन किया है, मतलब जो भी भादो के बाद, है ना, और शरद ऋतु का आगमन होता है, इसका बिल्कुल मनोरम दृश्य का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि भादो महीना के जाने के बाद एक ऐसा मौसम जो सुनहरा दृश्य लेकर आता है, शरद ऋतु का आगमन होता है। जिस तरीके से खरगोश की आंख जैसे लालिमा रंग हमें बिल्कुल चमकीला सुनहरा दिखाई देता है, उसी तरीके से एक नए ऋतु शरद ऋतु का आगमन हो गया, उदय हो गया है। शरद ऋतु के आगमन होने से सभी लोगों में उमंग है ना, शीतलता है, प्रेम और सौंदर्य है ना। बच्चों में भी एक उत्साह भर गया है, पतंग उड़ाने के लिए पतंगबाजों में भी एक उत्साह सा भर गया है। बस इस तरीके से आपको अपनी भाषा में लिखना है, क्योंकि हर गाइड देखोगे बच्चों, हर गाइड में आपको अलग अलग उत्तर मिलेगा। इसलिए आप लोगों को रटना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना है कि पतंग कविता में कवि आलोक धर्मा ने बच्चों की बात सुलभ इच्छाओं और उमंगों की प्रगति के साथ, है ना, संबंध का वर्णन किया है ना। और भादो मास की गुजर जाने के बाद घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, खरगोश की लाल आंखें जैसे चमकीला धूप निकल आता है बच्चों। इसके कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ मुलायम हो जाता है, हवाओं में एक मनोरम, है ना, महक फैल जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहां पर दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि, अपने सोचकर बताना है, बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषताओं का ही क्यों प्रयोग किया गया है ना। बताइए, पतंग के लिए सबसे हल्की चीज क्यों वर्णन किया गया कि सबसे पतली कमानी। कमानी जो बांस की एक पतली सी लकड़ी लगी रहती है बच्चों, उसको कमानी बोलते हैं, है ना। इन्हीं का प्रयोग क्यों किया है, तो देखो, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कर कवि उसका साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा जगाना चाहते हैं तथा पतंग को विशिष्ट बताकर उनकी और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। कुल मिलाकर के पतंग के बारे में लोगों तक जागरूकता लाने के लिए कवि कहता है, समझिएगा, कि पतंग को किसके साथ प्रयोग करता है, कागज और पतली कमानी के साथ। और इन चीजों को लोगों को इसलिए बताना चाहता है कि जैसे हल्की वस्तु है, लेकिन हल्की वस्तु की भी विशेषता बहुत ज्यादा होती है, और इससे हम जैसे कागज और लकड़ी से भी एक नया चीज बना सकते हैं, एक पतंग जैसे महत्वपूर्ण चीज बना सकते हैं जिसकी लालसा सबको होती है पाने की। ऐसे व्यक्ति को भी एक नया चीज यदि मिल जाए बच्चों तो उसको पाने की इच्छा होती है। नहीं, कुल मिलाकर के इसका प्रयोग इसलिए कर रहा है क्योंकि लोगों को एक विशिष्ट गुण के बारे में बताना चाहता है। ठीक है, आकर्षित, उनका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता है लोगों को, है ना, जो लोगों का ध्यान है उसको आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि विशेष वस्तु प्राप्त करने की लालसा सबके भीतर होती है। तो इसमें कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था और गाइड वगैरह में बहुत लंबा चौड़ा भी मिल जाता है, लेकिन 2-3 लाइन आप लोग लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, यानी कुल मिलाकर के विशेषण शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है ना, ये चीज बोला गया है कि कमानी जैसे विशेषण का क्यों प्रयोग किया गया है ना। चलो, ये जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में लोगों को डाउट रहता है। इसमें यह बोला गया है कि बिंब स्पष्ट कीजिए। बिंब का मतलब होता है कि आपको कौन सा शब्द लग रहा है कि दृश्य है, कौन सा स्थिर लग रहा है, कौन सा गतिशील लग रहा है। जैसे घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी बजाना मतलब सुनने की बात आ रही है, तो श्रव्य की भावना आ रही है बच्चों, है ना। सबसे तेज बौछार गई, बौछार गई, तो ये आपके गतिशीलता के बारे में बता रहा है कि जा रहा है। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ मतलब स्थिर है, यहां पे बिंब जो है स्थिर है। खरगोशों की आंखों जैसा लाल सवेरा, लाल रंग हम देख सकते हैं, इसको हम दृश्य के रूप में दृश्य बिंब का नाम दे सकते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, बुलाना मतलब गतिशीलता को व्यक्त करता है बच्चों। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए पतंग ऊपर उड़ रहा है, पतंग उड़ना गतिशीलता को व्यक्त करता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इसका उत्तर, तेज बौछारें। ये कैसा है बच्चों, तेज बौछारें, बौछार होता है तो गति होती है, तो यहां पर गतिशील बिंब की बात की जा रही है। सवेरा हुआ, सवेरा हो गया, स्थिर है, उसको हम देखेंगे, दृश्य भी है और स्थिर भी है ना भाई। स्थिर सवेरा हो गया, सुबह हो गया, अब वो स्थिर ही रहेगा, तो स्थिर भी है और दृश्य भी है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, देखो बच्चों दृश्य है, इसलिए दृश्य है क्योंकि
ये हम जैसे खरगोश की आंखों को देखते हैं कि चमकीला एकदम दिखाई देता है, उसी तरीके से सेम लालिमा जैसे एक नया शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं और स्थिर है। शरद आया, आने की बात हो जाती है, वहां पे गतिशील बिंब की बात आ जाती है। अपनी गई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अब साइकिल चलाना गति है तो गतिशील बिंब हो गया बच्चों। घंटी बजाना, घंटी बजाने को सुनते हैं हम तो श्रव्य बिंब हो गया। चमकीले इशारों में बुलाते हुए तो दृश्य हो गया, हम देखते हैं इशारा में कोई बुलाएगा तो। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, ये बच्चों थोड़ा सा स्पर्श बिंब है कि पतंग ऊपर उड़े। पतंग उड़ने को हम गतिशील यानी गतिशील है बच्चों, पतंग उड़े यहां पे गतिशील होना चाहिए क्योंकि पतंग उड़ रहा है ना, गतिशील, और यहां पे दृश्य इसको तो देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना कि पतंग उड़े, यदि पतंग उड़ रहा है तब वो गतिशील, और यदि केवल और केवल इतना सोच रहे हैं कि उड़ सके, अभी उड़ नहीं रहा है, उड़ सके, अभी उड़ नहीं रहा, उड़ सके ये सोच है, तो फिर वहां पे आपका स्थिर हो जाएगा। चलिए अगला है जो प्रश्न बच्चों, जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं? कपास के बारे में सोचे कि कपास में बच्चों का क्या संबंध है। देखो बच्चों सिंपल है, ये बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो शरीर है बिल्कुल बहुत ही मुलायम होता है ना, इतना नाजुक होता है बच्चों कि थोड़ा बहुत यदि चोट हो जाए तो तुरंत वो उभर जाता है, कहीं भी रखो कि एक रुई के समान है। इसलिए बोला जाता है कि बचपन से ही कोमल होता है, एकदम सहज होता है बच्चों, एकदम नॉर्मल शरीर होता है एकदम, इसीलिए कहा जाता है बच्चे जन्म से ही कपास लेकर आते हैं। ठीक है, देखो बच्चों के पैर कपास की तरह नरम, मुलायम और हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, मतलब बिल्कुल बहुत ही नरम होते, सहज होते, थोड़ा बहुत चोट भी खाता तो इतना ये नरम है कि बिल्कुल वो सिंपल सा लगता है। इसलिए वो पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं और पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वो इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलबे जमीन की कठोरता कभी अनुभव नहीं कर पाते। जी देखो, सबसे पहला तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बच्चे जन्म से क्या लाते हैं, तो कपास लेकर आते हैं। कपास के जैसे मतलब मुलायम है उनका शरीर, पूरा शरीर ही मुलायम होता है, पैर का तलबा भी मुलायम है कि यदि तेज धूप में भी छतों में वो एकदम पतंग उड़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, आतुर रहते हैं, बिल्कुल चलते रहते हैं, उन्हें कोई दर्द कोई चोट नहीं पहुंचती है। थोड़ा बहुत चोट भी होता है लेकिन वो मुलायम गद्दे के जैसे, जैसे कपास का गद्दा होता है ना, उस तरीके से पैर में उनका दबता हुआ निकल जाता है। तो यहां पर कपास की तुलना एक बच्चे से इसलिए की गई है क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसका शरीर अत्यंत मुलायम रहता है, सहज रहता है ना बच्चों। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे वो बड़ा भी होता है ना, फिर भी उसके शरीर में मुलायम, मतलब जो शरीर है वो कुछ बड़े होने तक भी उसका मुलायमपन बना रहता है। ठीक है, और यदि बच्चा कोई मतलब पतंग भी उड़ाने के लिए दौड़ता है तो उनके पैर में किसी प्रकार से कोई चोट नहीं आती है, इसी चीज का वर्णन किया गया है। लाइट चली गई क्या? ठीक है, इस समय देखो बताया ना कि आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ के महीने में लाइट का आना जाना बना रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अगला चलते हैं बच्चों, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान में कैसे संबंध है? भाई आप देखो, आप खुद सोचो कि कोई आगे बढ़ रहा है तो आपके मन में भी आएगा कि हम ऐसा पढ़ें, ऐसा करें, ऐसा बढ़े। जब पतंग उड़ाते हैं बच्चे तो उनके मन में भी भाव होता है कि हम भी पतंग के साथ ऊपर उड़ रहे होंगे, उनका मन चलता रहता है। पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के ऐसे किनारे पर आते हैं लेकिन फिर भी किनारे से वो गिरने से बच जाते हैं क्योंकि उनका उत्साह इतना, उनका प्रेम भरा हुआ पतंग के प्रति, पतंग के डोरी को पकड़े हुए गिरने से बच जाते हैं। ये सारा सारांश आपने पढ़ा है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर डोलते हैं। वो किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। एक संगीत में ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हो, और पतंग उड़ाते उड़ाते एक छोटे छोटे सपनों पर पंख लग जाते हैं। कुल मिलाकर यही बताया गया कि जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो मन बिल्कुल एकदम उत्साह से भर रहता है, मन रोमांचित रहता है। पतंग उड़ाते समय उनके मन में भी बिल्कुल पूरा पतंग जैसे शरीर भी हिलता है और पतंग उड़ाते उड़ाते किसी भी किनारे तक वो चले जाते हैं, लेकिन कभी भी वो उससे डरते नहीं, एक रस्सी की डोरी के सहारे से बच जाते हैं। और उनके पतंग उड़ाने के साथ साथ मन में भी ऐसे कई सारे मतलब सोच उत्पन्न हो जाता है कि वो पतंग जैसे उनका मन जो है आकाश में उड़ने लग जाता है। यही चीज वर्णन किया और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं बच्चों। मैं बताया ना कि यदि आप सारांश पढ़ लिए तो भाई प्रश्नोत्तर आसानी से कर पाएंगे। आप अपने भाषा में लिखेंगे ना, नंबर मिलेगा। अब ये नहीं कि पतंग वाला का तुम चैप्टर 1 का लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। हाँ, अपने भाषा में लिख सकते हो आप लोग, सिंपल है। चले आगे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन था बच्चों कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देखो। ये पंक्ति है ना, छतों को भी नरम बनाते हुए बच्चे जब चलते हैं तो बताए ना कि एकदम कपास जैसा उनका जो पैर है एकदम गद्दी नुमा रहता है। कपास एकदम कहीं पे दी तो थोड़ा बहुत भी है ना झटका नहीं महसूस होता है। उनके नरम जो पैर होते हैं कपास जैसे मुलायम होते हैं, वो एकदम छतों पर सरपट दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं और जब
जब वो चलते हैं ना तो दिशाएं भी एकदम ढोल नगाड़े की तरह उनके पीछे आतुर रहता है। ठीक है, अगर वो कभी गिरते हैं, ये गिरते हैं बच्चों, तो छतों के खतरनाक किनारों पर बच जाते हैं, तब और भी निडर हो जाते हैं। कहने का मतलब जब पतंग उड़ाते उड़ाते वो किनारे पर चले जाते हैं, क्योंकि पतंग के उड़ाते उड़ाते रोमांचित रहते हैं, मतलब मन उनका उत्साह से भरा रहता है, और पतंग के साथ साथ उनके सपने भी पतंग के जैसे ही उड़ रहा होता है, तो वो इधर देखते नहीं छत में कहां जा रहे हैं और छत के किनारे पर चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते उनकी रस्सी की जो डोरी है, पतंग की जो डोरी है, उसको वो बचा लेता है बच्चों, और एकदम है ना, जैसे ही वो गिरने से बच जाते हैं तो वैसे भी वो निडर हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को कोई सवाल नहीं बन रहा है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो सवाल आपसे बनने लग जाएगा, दोबारा आपको दूसरा प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रश्न पहला है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब जब पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे एकदम छत में सरपट तरीके से आगे बढ़ते हैं, कहीं भी उनको डर नहीं रहता, खतरा नहीं रहता, इधर उधर भगते रहते हैं और रस्सी की डोरी से बच जाते हैं, तो दिशाएं भी उनके पीछे पीछे चलता है ना। मृदंग ढोल की तरह दिशाएं भी आवाज करते हुए उनके पीछे पदचापों से गुंजित होता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, दिशाओं को मृदंग की बजाते हुए का तात्पर्य कि संगीतमय वातावरण की सृष्टि से है। पतंग है बच्चों, ये है ना, पतंग पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते बच्चों की पदचापों की दिशाएं गुंजित हो जाती है और उस समय उनकी आवाज मृदंग की तरह प्रतीत होती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं और चारों दिशाओं में छत में इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो उनके मुलायम पैर जो छत में सरपट दौड़ रहे होते हैं, तो उनके जो ताल मतलब मधुरता है, वो जो ताल है, वो बच्चों ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल ढोलक की तरह आवाज, चारों दिशाओं में ढोलक की तरह आवाज है ना सुनाई दे रहा है। ये चीज वर्णन किया गया है और कुछ भी नहीं है इसमें बच्चों। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? बताओ। नहीं भाई, क्योंकि छत क्यों कठोर नहीं लगती? क्योंकि बच्चों का जो पैर है एकदम कपास के जैसे मुलायम है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते ही छत कठोर नहीं लगती, उस समय वे उसे पकड़ने की धुन में मगन रहते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं केवल और केवल पतंग की डोरी को पकड़ने में, छत में पतंग उड़ा रहे होते हैं, पतंग उड़ रहा होता है, तो उनके मन में केवल उत्सुकता है, पतंग को देखकर पतंग में ही वो विलीन रहते हैं। वो नीचे क्या चीज है उनको कुछ भी परवाह नहीं होता है, तो किसी प्रकार से उनको है ना चोट नहीं लगती है, दौड़ते हुए उनके छत पे कठोरता का अभाव नहीं होता है बच्चों, है ना, केवल और केवल पतंग के लिए वो धुन में बने रहते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद दुनिया को चुनौतियों को स्वयं कैसा महसूस होता है? बताएं ना कि जब भी आप लोगों को कोई प्रश्न कठिन लगता है तो आप उसको पढ़ते हैं और यदि बन गया तो फिर दूसरा प्रश्न भी आपको सरल हो जाता है, क्योंकि आपने उससे निडर हो गया कि किसी भी प्रश्न से हमको डरना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चे निडरता के साथ जब पतंग को उड़ा रहे होते हैं, अचानक कहीं गिरने का भी चांसेस बनता है, लेकिन डोरी के सहारे वो बच जाते हैं तो और भी निडर हो जाते हैं और भी उस परिस्थिति में रहने सहने का उनको आदत पड़ जाता है, और गंभीर परिस्थितियों में भी है ना बच्चों डरने से उनका आदत खत्म हो जाता है। ठीक है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। मतलब सक्षम का मतलब यह है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, कोई कठिनाई भी आ जाए तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं होगी और आत्मविश्वास भी पैदा हो जाता है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आएंगे? है ना, आसमान में रंग बिरंगे पतंगों को देखकर मुझे मन होता है कि मैं पंछी बन स्वच्छंद में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं, मतलब आसमान तक पहुंच जाऊं। पतंग उड़ता हुआ नजर आता कि मैं भी ऐसा काश पक्षी बन जाता कि पतंग के जैसे ही मैं भी आसमान में उड़ता रह जाता। ठीक है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है बच्चों? कि जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं तब हमारा शरीर जैसे उस कार्य की लय में डूब जाता है, उसी प्रकार संगीत सुनते ही हम उनकी लय ताल में खो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रोमांचित शरीर का संगीत। देखो, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन में क्या तात्पर्य है? रोमांचित शरीर का संगीत है ना, यहां पर संबंध ये चीज है बच्चों का, जैसे एक मतलब पतंग उड़ाने में मन बिल्कुल मग्न है, बिल्कुल वो इतना उत्साहित है कि सामने क्या चीज है उनको दिखाई नहीं देता, उनको यह भी पता नहीं रहता कि हम छत में कहीं गिर ना जाए। उनके अंदर निडरता भरा हुआ है ना, और उस चीज को पाने के लिए वो एकदम सरपट तरीके से आगे दौड़ रहे होते हैं और मन में उनके इच्छाएं भी जागृत हो रही कि हम भी पतंग जैसे उड़े। ऐसे ही बोला गया कि जब मानो कुछ ऐसे चीजों को पाने में लगा होता है जो इसकी इच्छा होती है, तो उसके मन में जो धुन होता है, एक संगीत होता है, उसे उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां तक वो पाने की इच्छा रखता है। जैसे आप लोगों का टारगेट है कि हमें 90% लाना है, तो आपको हर कदम आपके शरीर में वो ऊर्जा देगी। जब आप अपने आप में टारगेट बना लेते हैं कि हमें 90% लाना है, तो आपके शरीर में वो ऊर्जा देगी।
जब आप बैठोगे भी ना कहीं खाली समय में, तो आपको लगेगा कि जो हमने 90% टारगेट बनाए वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप सो जाओगे पहले तो कल याद करोगे कल हमने जल्दी सो गया, वो हमारा कोर्स कवर नहीं हो पाएगा। तो जब आप टारगेट बना लेते हो तो उसके पीछे आपको लगना पड़ जाता है, उतना मेहनत करना पड़ जाता है। इसी तरीके से बोला गया कि जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मग्न हो जाते हैं तब हमारा शरीर उस कार्य के लय में डूब जाता है। यानी वो जो संगीत के धुन में जैसे हम डूब जाते हैं, संगीत का कहीं कार्यक्रम चल रहा हो और संगीत के कार्यक्रम में हम मग्न हो जाते हैं, सुन के मुग्ध हो जाते हैं, ऐसे ही जब हम किसी कार्य को एकदम दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि इस कार्य को करेंगे, करके ही छोड़ेंगे, तब आप उस कार्य में ही लग्न हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। उसी प्रकार संगीत सुनते हुए भी हमारा लय ताल में खो जाते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम संगीत को सुनते हुए लय ताल में खो जाते हैं, उसी तरीके से जो हमारा शरीर है, यदि किसी कार्य को ठान लिया, किसी है ना उद्देश्य को हमने पूर्ण करने के लिए सोच लिया, तो उस कार्य में हम विलीन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मानव शरीर का संगीत का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा चीज अपने भाषा में समझाने की कोशिश किया हूं प्यारे बच्चों। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो शिव सर का केवल सपोर्ट करने के लिए नोट्स जरूर चाहिए आप लोगों को। नोट्स ये कांटेक्ट नंबर है, क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है और आपके लिए हेल्प करने के लिए प्रेरित करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है ताकि हम अधिक से अधिक कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। और बच्चों, ग्रामर पोर्शन का जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए बताइएगा, वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके आप ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।